चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे से चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख जाता है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी पूरी रात भर मुझे जंगलों में ही रहना पड़ता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरूर ही इसकी कोई वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? अरे उसकी तुम चिंता मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ रहने के लिए एक घर दे दिया है, तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में घर दिया गया था, जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस घर को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस घर को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये घर किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी रात भर जंगलों में ही रह चुका था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस घर को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस सुनसान जंगल में लाकर छोड़ दिया है, और तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात कहा मेरी बेटी तानिया ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही है पापा। मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। घर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक घर की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन घर के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वो बोली, दरअसल मेम साहब, इस घर के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए, जो पीछे की तरफ है। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना। हम सुबह से भूखे हैं। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो हम सबको घर दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी है ये बिंदिया। आरती हंसते हुए मेरी ओर देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है? वो एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहां पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि ये नॉर्मल बात थी,
पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो ये है कि मैं जब भी उस घर के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताता रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे में से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, ये सब क्या है आरती? तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में ही की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। अरे मैं तो केवल तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तानिया के कमरे में सोने चली गई। मैंने एक और बात नोट की कि तानिया शुरू में स्कूल की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तानिया ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, अरे आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और बता भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वो औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी घर में रह रहे हैं वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दीनू की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब कि अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था। मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हैं वो इस सारे इलाके में भूतिया घर के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर आए और चले गए, बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो घर बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया घर में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी, उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है, बिंदिया नाम है उसका, और वो तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई और इसीलिए उसने और उसके पति ने
काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी घर के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दिनों की बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरे दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और मैंने अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस घर में किसी ने कदम ही ना रखा हो। तभी मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं पूरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मैं ये देखकर कांप गया। मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगे। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलट कर देखा तो वहां सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये वही कुल्हाड़ी थी जो मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखी थी। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल। मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया कि उसने खुद मुझे कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया घर के बारे में सोचता रहता हूं और याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की।